Hello everyone, I am Deepak Kumar and in this lecture we will learn network theorem in AC circuit and Thevenin theorem. सबसे पहले हमको AC के बारे में जानना होगा कि AC होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो अल्टरनेटिंग में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब इसका वैल्यू जो होता है कुछ वो एक फिक्स इंटरवल पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो अगर ये करंट है अल्टरनेट हो रहा है तो इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। यहाँ वोल्टेज भी होता है जो वोल्टेज अल्टरनेट करता है। ठीक है, तो ये उसका मैक्सिमम होता है, मान लो ये आई नॉट मैक्स है तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉट मैक्स। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगा ना, एक पीरियड यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पता चला होगा इसका पीरियड कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो जो पीरियड होता है अल्टरनेटिव का, तो वो साइनसॉइडल फंक्शन का वो कितना होता है 2 पाई। ठीक है, तो इसका पीरियड 2 पाई होता है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में जो भी सप्लाई होता है एसी सप्लाई उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड जो होगा 1/50 हो जाएगा। 1/f मतलब कितना है 1/f, है ना। तो अगर ये इसका टाइम पीरियड है तो इसका जो वैल्यू होगा 1/50 सेकेंड, जो हमारे घर में आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 1/50 सेकेंड होगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो 2πf होता है। ठीक है, तो f का वैल्यू 50 है तो कितना हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा क्विक डिस्क्रिप्शन था एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेटवर्क पे आते हैं। नेटवर्क थ्योरम पढ़ना है अगर हमको एसी सर्किट के लिए, तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान देना होगा। वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। तो हम कुछ चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बताते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर यूज होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे आपने आई पढ़ा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आई जो है हम लोग नेटवर्क थ्योरम में आई हम लोग करंट के यूज करते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे जे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जे वही है जो आई का वैल्यू होता है √1। ठीक है, ये इमेजनरी है। तो जे स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस वन, एंड जे क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे क्यू का वैल्यू -j, एंड जे स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी ये J4 है। ठीक है, तो J4 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, वी नीड टू नो, हमको ये जानने की जरूरत है कि ये सब ऑपरेशन कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर को एक साथ। तो मान लो ये वेक्टर है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेक्टर है, वो ये लिखा 4+3j एंड -4 + b लिखा हुआ -4 + 3j, और ये c लिखा हुआ है -4 - 3j, और d लिखा हुआ है +4 - 3j। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, और जो ये रिप्रेजेंटेशन है उसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो हमको पहले इसको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और ये पोलर से रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर से पोलर ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो ए को रिप्रेजेंट करना है मुझे, ए को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये मेरा रियल एक्सिस हो गया और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये इधर नेगेटिव रियल एक्सिस है और ये इधर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, तो अब मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो ए की क्या लिखूंगा 4, जो रियल पार्ट कितना है 4, तो इधर कुछ 4, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, पॉजिटिव इमेजिनरी है तो 3। अब इसका हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को रिजल्टेंट लेना है। देखो यहाँ वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, वही इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये कितना होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड वो √, क्योंकि ये 3 है, √4² + 3² कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा।
तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड उसका एंगल, एंगल कौन सा एंगल लिखते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से रिजल्टेंट के जगह का, पॉजिटिव रियल एक्सिस से रिजल्टेंट तक का जो एंगल होगा थीटा, वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ये एंगल के नीचे। तो अगर मैं ए को लिखूं अगर पोलर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, 5 जो कि रियल एक्सिस, 5 जो कि इसका रिजल्टेंट है, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, और एंगल कितना है, एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू 3/4 होगा, और इतना tan थीटा 3/4 है तो थीटा कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो मैं ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 एंड 37 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी को रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, बी को रिप्रेजेंट करें तो बी बोल रहा है कि -4 जो है रियल एक्सिस में -4 है, तो रियल एक्सिस का -4 कुछ यहाँ मान लेता हूँ, है ना, एंड +3, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना है +3, ये इमेजिनरी है मेरा और ये रियल है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे +3। ठीक, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट ले, कुछ वेक्टर्स हम ले, ओके, तो इसका कुछ रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, एंगल कहाँ से, ये रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा, तो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा फिर से, √3² + 4² कितना आएगा 5, और एंगल कितना लेना होगा, एंगल यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल है, इसको क्या लिखेंगे एंगल को, एंगल जो होगा अगर मान लो ये 5 है और ये मेरा एंगल थीटा रिक्वायर्ड है, तो 5 कितना होगा, 5 जो होगा tan इनवर्स 3/4, फिर इसका वैल्यू कितना आएगा 37 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे थीटा मेरा कितना आ जाएगा, थीटा जो होगा वो ये हो कितना, टोटल पाई है यहाँ से यहाँ तक टोटल पाई है, ठीक है ना, तो यहाँ थीटा जो होगा पाई माइनस मतलब 180 माइनस ये पाई कितना आ जाएगा, ये मेरा 143 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो 143 डिग्री। ठीक है, अब मान लो कि हमको सी को रिप्रेजेंट करना है, -4 एंड -3j, सी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, अब दोनों माइनस में है तो रियल एक्सिस में -4 और इमेजिनरी एक्सिस पे -3, फिर इसका हम रिजल्टेंट लेंगे कुछ इस तरह, फिर से मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वही √3² + 4² मतलब 5 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब एंगल देखो, एंगल यहाँ से यहाँ तक लेना है ना मुझे, ये वाला एंगल, ठीक है, तो एंगल को हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक तो पाई है, अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक पाई है और यहाँ से अगर कुछ फाई मान लेता हूँ, ठीक है, तो एंगल टोटल कितना आ जाएगा, थीटा जो होगा मेरा, ये थीटा जो होगा थीटा इज इक्वल टू पाई मतलब 180 + 5 हो जाएगा, और 5 का वैल्यू तभी से तो निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 मतलब 37 डिग्री, 180 माइनस 37 सॉरी +7 + 37 कितना आ जाएगा 217। ठीक है, तो आप थीटा को 217 डिग्री लिखिए, या चाहो तो आप माइनस के साथ लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ सी को 5217, ठीक है, तो सी को हम ऐसे भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी को 5, और एंगल जब देखो 180 से जब ज्यादा होने लगे ना थीटा का वैल्यू, तो आप चाहो तो इधर से ले सकते हो वो, लेकिन वो उसको आपको नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा, ये आप इधर से भी लिख सकते हो लेकिन ये नेगेटिव के साथ होगा, तो ये नेगेटिव साथ कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं कुछ
बीटा मान रहा हूं तो अगर ये बीटा है तो बीटा क्या होगा 360 माइनस टोटल 360 है 360 माइनस थीटा हो जाएगा है ना। तो 217 माइनस इसमें से घट जाएगा 360 माइनस 217 कितना आ जाएगा 143 डिग्री। ठीक है तो लेकिन ये वाला जो हम लिखेंगे बीटा यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे माइनस ऑफ 143 डिग्री। ठीक है क्योंकि मैंने जो बीटा जो मेजर किया वो एंटी क्लॉकवाइज में ना करके हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर कर रखा हूँ। ठीक है इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है तो सी को चाहो तो आप ऐसे भी आप क्या करो रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम इसी तरह डी को रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे डी डी यहाँ पे अगर पता होगा तो डी क्या है +4 एंड -3। तो रियल एक्सिस पे +4 मेरा इधर कुछ एंड -3 इमेजिनरी एक्सिस पे। फिर इसका हम रिजल्टेंट ले लेंगे तो कुछ इस तरह आएगा है ना। और इसका वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 3 है तो कितना हो जाएगा ये √4² + 3² तो मतलब ये भी 5 आएगा जैसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 5 आएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन अब एंगल क्या होगा एंगल ये वाला ले लो या अब माइनस के साथ ये वाला ले लो ये वाला एंगल। अगर ये 5 है तो 5 का क्या वैल्यू होगा 5 = 10 इनवर्स 3/4 मतलब फिर 37 डिग्री। तो अब क्या हो अब चाहो तो 5 3 23 यहाँ से यहाँ तक जो थीटा होगा वो सॉरी यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा मान लेता हूँ पूरा तो थीटा जो होगा थीटा क्या हो जाएगा मेरा 360 -37 डिग्री है ना। तो कितना आ जाएगा 323 डिग्री। तो आप चाहो तो सी को सॉरी डी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पोलर फॉर्म में 5 एंड 323 डिग्री या आप डी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नहीं क्योंकि अब 180 से ज़्यादा है तो माइनस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप 5 एंगल में -37 डिग्री। माइनस क्यों लिखा क्योंकि ये जो एंगल है मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया रखा हूँ तो इसके साथ इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर से पोलर हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड पोलर का मतलब क्या होता है फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि 4 फेजर मैं बना चुका हूँ। ठीक है तो अब एक चीज और जानना होगा कि पोलर से हम लोग रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करें क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगा आपको। तो मान लो डी ये है डी लिखा हुआ है 5 -37 अगर ये पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड को अंदर बाहर ही रहने दो और ये कॉस लिखो पहले रियल के साथ जो होगा cos 37 डिग्री माइनस के साथ cos ऑफ -37 डिग्री प्लस j sin -37 डिग्री। ठीक है अब जो वैल्यू आएगा इसका वो आपको पोलर फॉर्म में देगा। ठीक है तो ये 5 cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cos माइनस है तो माइनस कॉस प्लस हो जाता है। ठीक है सॉरी cos -37 जो होता है उसका भी वैल्यू प्लस के ही आता है और आएगा इसका वैल्यू 4/5 एंड अब ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस हो जाता है तो इसका वैल्यू जो होगा -37 का वैल्यू होता है 3/5 तो ये आ जाएगा आपका जे। तो क्या आएगा वैल्यू इसका पूरा टोटल वैल्यू मेरा आ जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 -3j। तो देखो अब क्या हो रहा है सेम वैल्यू आ रहा है जो पहले से मैंने निकाल रखा था डी के लिए जो डी जो था वो देखो 4 -3 था। तो इस तरह से आप जिसे भी करना होगा कर सकते हैं आप। ठीक है हमें नहीं लगता कि अब कंफ्यूजन होना चाहिए पोलर फॉर्म के लिए और पोलर से रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर से पोलर के लिए। तो अगर मैं एक और करके दिखा दूं आपको कि चलो अब सी करके दिखा देता हूँ इसको हम क्या लिखेंगे 5 cos 217 प्लस j sin 217 डिग्री। अब इसको 5 cos को क्या लिख सकता हूँ cos 217 को लिख सकता हूँ ना कि cos 180
प्लस 37। फिर ऐसे भी साइन को भी लिख सकता हूँ, जे साइन 180 प्लस 37 डिग्री। देखो ये 180 के वैल्यू क्या होता है, पाई, आपको याद होगा कॉस पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस 37 प्लस जे एंड साइन पाई, मतलब पाई 180 मतलब पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ ये भी हो जाता है, माइनस ऑफ साइन 37 डिग्री हो जाएगा। फिर वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा माइनस 4/3 4/5 और ये कितना आएगा माइनस 3/5 जे, कितना आ गया -4 -3 जे। तो आप देखो कि ये वाला वैल्यू भी सेम आ गया, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो, तो करके देखना आप ए एंड बी के लिए, फिर रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना, ठीक है। तो आपको सिखाते हैं आप कि हम एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये पहली पॉइंट है एडिशन का। एडिशन करने के लिए मान लो मेरे पास a प्लस बी करना है, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना वो रख देते हैं, a का वैल्यू 4 + 3j एंड b का जो वैल्यू था कितना -4 + 3j था, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। b का वैल्यू मैं यहाँ रखा -4 + 3j, तो कितना आ जाएगा 6j। 6j को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, पोलर फॉर्म में अगर लिखना होगा इसको तो क्या करेंगे, 6 जो है इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव है 6, तो मैग्नीट्यूड तो 6 आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो ये लिखा हुआ है 6 90 डिग्री, ठीक है। अगर सी प्लस डी करना होता तो सी का वैल्यू है एज इट इज रखो, डी का वैल्यू एज इट इज रख के दोनों को ऐड कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के साथ ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये -3 एंड -6 हो जाएगा। अब -6 को कैसे पोलर फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो देखो -6 किधर होगा नीचे, -6 तो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक तो 6 हो जाएगा, बट जो एंगल होगा कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इधर से अगर मेजर करोगे 270 हो जाएगा, ठीक है। तो -90 लिखो या 270 लिखो, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अगर पोलर फॉर्म में करें तो क्या होगा, देखो एडिशन जब भी करेंगे ना तो पोलर फॉर्म में नहीं होगा, अगर ये दोनों सेम एंगल रहे ना तब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप, लेकिन अगर एंगल सेम नहीं है ना तो आप एंगल ऐसे एडिशन नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन एज इट इज जैसे कि एडिशन था वैसे ही होता है। ये -b निकालने के लिए क्या ए का वैल्यू रखेंगे, फिर b का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस देखो ये 4 हो गया, ये फ्लो हो गया, और ये देखो 3 है माइनस के साथ, ये प्लस के साथ 3 है, तो 4 पर कितना हो जाएगा 8। अब 8 को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, फिर से रिप्रेजेंट कर लो, 8 कुछ यहाँ पे होगा तो एंगल कितना हो जाएगा 0, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8, तो 8 0 हो गया। अब c - d करेंगे तो क्या होगा, c का जो वैल्यू है -4 -3j रखेंगे एंड d का जो वैल्यू है माइनस ऑफ d का वैल्यू रखेंगे माइनस के साथ 4 -3j कितना आ जाएगा ये। अब देखो ये क्या होगा, ये -4 है, इधर -4 है तो -8 हो जाएगा, और ये -3 है, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, -8 आएगा। -8 को फिर से क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये -8 इधर आएगा कुछ, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 180 है ना, और मैग्नीट्यूड तो 80 रहेगा, तो 8 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन हम दोनों तरह से कर सकते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म आसान होता है, यहाँ पे देखो पोलर फॉर्म बहुत जल्दी आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, हमेशा ज्यादातर कोशिश करो कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करें, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ऑलवेज आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही करना है, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मान लो a इंटू बी निकाल रहा हूँ, क्या करूंगा, a का वैल्यू है वो रखता हूँ, b का वैल्यू वो रखता हूँ, अब मल्टीप्लाई करना है 4 से इसको कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -16 है, 4 से फिर 3 को कर रहा हूँ, ये वाला 4 से ये 3 को कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा +4 12j, एंड फिर ये 3 है, इससे इसे करो तो माइनस के साथ कितना -12j हो जाएगा, तो -12j हो गया, एंड फिर इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 9 9j² आ जाएगा। अब देखो 16 ये रहा, ये तो 12 जो है माइनस के साथ, ये 12 जो प्लस के साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -16 है, अभी देखो 9 है और j² का वैल्यू कितना आ जाएगा वो -1, ठीक है, तो कितना आ गया
-16 -9 कितना हो गया, -25। अगर 25 को अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे हम, 25 और 180। क्यों, क्योंकि -25 इधर आएगा कुछ, है ना, और एंगल तो 25 तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एंगल लिखो तो कितना 180 आएगा, ये वाला वैल्यू, तो 180 लिखा हूँ। अगर पोलर फॉर्म में करते तो क्या होता, पोलर फॉर्म में ए का वैल्यू जो 537 एंड बी का वैल्यू 143, तो क्या होगा, अगर ये जो पोलर फॉर्म में होता है ना मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट, तो 5 जो कितना हो जाएगा 25, एंड जो एंगल होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड हो जाता है, तो एंगल कितना 37 प्लस 143 तो कितना आ जाएगा 25 1 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पोलर फॉर्म में करना थोड़ा सा आसान होता है, तो ज्यादा ही आसान होता है इनफैक्ट किसके, मल्टीप्लिकेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, डिवीजन मान लो सी अपॉन डी का हम डिवाइड कर रहे हैं, तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -4 -3j है, एंड डी क्या है 4 -3j, है ना। तो अब डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन देखो यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट आपको नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा ना आपका वो कुछ a प्लस j इंटू बी इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ऐसे फॉर्म में आपको वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, तो -3j था तो 4 + 3j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूँ, अब ऊपर ऊपर क्या है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा -4 एंड 4 कितना -16, फिर कितना -4 एंड 3 -12j, फिर ये -4 इंटू ये -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा -12j, एंड फिर -3 इंटू 3j कितना हो जाएगा -3j इंटू 3j, वो हो जाएगा -9j²। अब देखो माइनस ये है -16 हो गया, 12 एंड 12 कितना हो जाएगा -14 सॉरी -24j हो गया, एंड ये 9 था j² का वैल्यू कितना होता है -1, ये -1 हो गया, तो -1 इंटू -9 कितना हो गया +9 हो गया। अब वैल्यू क्या हो गया 16 और ये +9 तो 7 आ जाएगा माइनस के साथ, और ये 24 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा 1/25 ऐसे करके लिख देता हूँ, -7 -24j। ठीक है, ये तो वैल्यू मेरा आ गया। अब चाहो तो इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर करना, रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, -24 का स्क्वायर लिखोगे तभी भी प्लस ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं 24 डायरेक्ट लिखा हूँ, तो ये जो आएगा आपका 25 आ जाएगा। और ये एंगल निकालोगे आप, एंगल जो होगा वो आपका कितना आएगा, एंगल जो होता है tan इनवर्स, अब एंगल देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, चाहे तो आप एंगल कैलकुलेटर से यहाँ यूज कर सकते हो, ऐसे तो निकलेगा नहीं, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लो तो ये एंगल आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है 254 डिग्री। अभी देखो ये एंगल का भी चक्कर रह गया, और आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर पोलर फॉर्म में करते हैं ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता। सी का वैल्यू कितना है 5217 एंड डी का वैल्यू क्या है 5 -37। ठीक है, तो 5 5 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 1, देखो यहाँ भी 1 आ जाता 1 एंड 254। ठीक है, 1 आउट जो एंगल होता है ना डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है एंगल। ठीक है, तो डिवीजन में 217 और ये माइनस के साथ तो ऊपर जाएगा कितना प्लस के साथ हो गया, तो 37 हो गया, तो मतलब आ गया 1254 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप पोलर फॉर्म में करना आसान होता है, तो हमेशा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो पोलर फॉर्म में करके करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि एसी में थेवेनिन थ्योरम कैसे लगाएंगे। कुछ बातें थेवेनिन थ्योरम लगाने से पहले हम बता देता हूँ जो बेसिक्स है। चेंजेस क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम आपको पता बता चुका हूँ जो पिछले लेक्चर जो थेवेनिन थ्योरम का है उसमें, तो आप चाहे वो तो जाके पहले वहां पे देख लो, इसे देखने के पहले उससे आपको क्लियर हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम से करते क्या है। बस करना सेम चीज वही है, बस यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस से डील कर रहे थे यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस में डील करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फेजर्स भी आ जाएगा आपका, है ना। तो एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस जो होता है, ये इम्पीडेंस जो होगा वो कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट होता है प्लस किसका पास होता है एडमिटेंस का। ठीक है, वो कुछ रेजिस्टेंस प्लस इम्पीडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंस क्या होता है, देखो दो टाइप का रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ओमेगा इनटू एल होता है, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई।
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब एडमिट, ये तो जेड का यूनिट क्या होता है, जेड जो होता है इम्पीडेंस, उसका यूनिट भी ओम होता है, ओम। ठीक है, एक और चीज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, एडमिटेंस। एडमिट 1 जो जेड होगा उसको हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं, और उसको वाई से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू क्या होगा, आप उल्टे करके ओम को, ये जो ओम है इसको उल्टे करके लिख दो। ठीक है, या ओम कैसे लिखते हैं, ओ एच एम, तो इसको उल्टा पढ़ लो, एम एच ओ, महो, तो इसका यूनिट महो भी होता है। ठीक है, अब आता है कि ये जो होता है ना, वोल्टेज जो होता है ना अक्रॉस किसके, इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस लीड करता है 90 डिग्री। अगर मान लो हमारा पास ये करंट है, ये मैंने फेजर बनाया और ये करंट बनाया, ठीक है, तो वोल्टेज जो होगा किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस 90 डिग्री लीड करेगा, इधर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंस होता है ना उसको हम लोग इमेजिनरी लाइन पे चला गया ना, तो इसलिए उनको इंडक्टेंस वालों को जे एक्सएल लिखते हैं सर्किट में, और डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, लैग करता है आई से, करंट से 90 डिग्री, तो ये कुछ इधर जाएगा। तो ये किस कौन सा है, माइनस ऑफ जे एक्सिस है, ये प्लस ऑफ जे एक्सिस है, तो इसलिए हम लोग जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ना, माइनस ऑफ जे के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, सर्किट में, और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। तो अब बात है कि रिप्रेजेंट सोर्स को कैसे करेंगे, एसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एसी सोर्स आपको इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, बी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या होता है, फेज एंगल है। अब Vm क्या होता है, Vm जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर Vs को हम रिप्रेजेंट करें तो Vs कुछ ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फाई है ये कुछ Vs है आपका, ठीक है, ये आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो V नॉट है, और जो फाई है मतलब यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है, ये एंगल फाई है। ये ऐसे इधर भी होगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस Vs, माइनस V नॉट, ये आपका V है और ये आपका T है, T है सॉरी ओमेगा T है। ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, जो वोल्टेज सोर्स है आपका वो। अब अगर इसको आरएमएस वैल्यू लिखे तो आरएमएस वैल्यू जो होता है ना, हमेशा आरएमएस वैल्यू और एंगल साथ में लिखते हैं। अगर इस तरह से कहीं भी आपको सर्किट में लिखा हुआ रहा है कुछ वैल्यू 5, है ना, एंड इसको कुछ 30, इसका मतलब यह है कि ये उसका आरएमएस वैल्यू, सोर्स का आरएमएस वैल्यू ये 5 है, और फेज एंगल 30 है। फेज एंगल कौन सा, ये 5 का वैल्यू, ठीक है। अगर ये आपको इस तरह से लिखा हुआ है और आपको साइनसॉइडल रिप्रेजेंट करना है, मान लो 530 लिखा हुआ है, अब इसको साइनसॉइडल में रिप्रेजेंट करना है, 530 को साइनसॉइडल में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिख सकते हैं इसको 5, ये क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5√2 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओमेगा टी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है bs 10√2 sin ओमेगा टी प्लस 30, तो इसका आरएमएस वैल्यू, आरएमएस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम का √2 कर देंगे तो मैक्सिमम को डिवाइड कर देंगे √2 से, तो मेरा आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 एंड 30 डिग्री, ये जो एंगल है फाई मेरा आ गया। अगर मान लो bs 4 sin ओमेगा 2 ऐसे दिया हुआ है, तो फिर 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, और एंगल कितना है यहाँ पे देखो फाई का वैल्यू कितना है 0, तो ये एंगल 0 लिखा हुआ है। अब ये कन्वेंशन है, आप याद रखना कि कोई सर्किट में अगर V और थीटा करके लिखा हुआ है, तो जो V लिखा हुआ है ना इस तरह से, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है, ना कि आप मैक्सिमम वैल्यू मान लेना, ये आरएमएस वैल्यू है। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेसिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम आपको पता ही है, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, आप जो हमने डीसी वाला लेक्चर दिया था उसमें आप सब कुछ बताए थे। तो थेवेनिन थ्योरम बस ये देखा कि ये जो थ्योरम से अप्लाई जो होता है ना, तो इसमें कोई वैल्यू फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, पूरे थ्रू आउट जो प्रोसेस होगा चेंज नहीं करने का है। क्योंकि अब देखो कि कोई बोलेगा फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप चेंज कीजिएगा ना, तो ये वाला वैल्यू रिएक्टेंस एक्सएल, एक्सएल जो क्या होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ये जो एक्सएल है उसका वैल्यू चेंज होने लगेगा ना, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते, आप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ही सारा ऑपरेशन करना है हमको, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम आप लगाना है। ऐसे ही एक्सी भी चेंज हो जाएगा, आपको एक्सी क्या होता है
1/ओमेगा c, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2πf सी हो जाएगा। देखो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एक्सी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको लगाना है थेवेनिन थ्योरम, तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके खुद लगा सकते हो कि कैसे हम लोग लगाना है। थेवेनिन थ्योरम को यूज करके 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है। मान लो ये वाला करंट हमको निकालना है, कैसे करेंगे? जैसे एज इट इज पहले करते थे वैसे ही करेंगे। इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और हम लोग वीटीएच निकालेंगे इसके अक्रॉस। करते हैं, पहला स्टेप होता है सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन करने से वीटीएच निकालना है। तो हमको वीटीएच निकाला, अगर इस वाले लूप में घूमे तो वीटीएच निकालने के लिए हमको ये वाला करंट चाहिए, ये करंट पता नहीं है। तो ये देखो आपको पता चला होगा कि ये वाला और ये 5J एंड -5J ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट ले सकते हैं। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे ऐड करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते 5J -5J और दोनों ऐड कर दिए 5J और ये -5J, तो दोनों ऐड किया। अब देखो नीचे 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट वैल्यू हो गया, इसका मतलब हुआ क्या? Z1 जो मान लेता हूँ इसके दोनों का इक्विवेलेंट मैं Z1 लिखा हूँ, इम्पीडेंस Z1, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ गया। मतलब ये जो सर्किट होगा मेरा Z1, ये कुछ ओपन सर्किट हो गया, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ये मेरा ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। इसका कोई काम नहीं रहा, अब इससे कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब होल पूरा सारा सर्किट ओपन सर्किट हो गया। अब कहीं भी करंट नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो गया है। तो यहाँ भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ भी करंट का वैल्यू 0 हो गया, ये वाला भी करंट का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे अब केवीएल लगा सकता हूँ ये लूप में, ये वाले लूप में। तो लिख क्या लिखूंगा? वीटीएच। अब ये तो वोल्टेज क्रॉस कितना 4+3J का क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? 0, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखता तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो वीटीएच माइनस, अगर कोई आई डैश है यहाँ पे तो आई डैश इंटू 4+3J, एंड ये कितना हो गया? प्लस से माइनस तो माइनस ऑफ 100 ∠45 इक्वल टू 0। तो ये तो आई डैश 0 है, यहाँ पे आई डैश जो है वो 0 है, आई डैश इक्वल टू 0 है। तो यह वीटीएच और ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस को उधर भेज देता हूँ तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 100 ∠45 हो जाएगा, आएगा ना, ठीक है। तो इसी वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख चुका हूँ कि जो वीटीएच होगा 100 ∠45 होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? आरटीएच, लेकिन यहाँ पे आरटीएच नहीं, हमारा क्या होगा? जेडटीएच होगा, क्योंकि अब हम लोग ऐसी ही बात करें तो रेजिस्टेंस जो होगा थेवेनिन में चेंज हो जाएगा कौन? इम्पीडेंस में। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आप ज्यादातर गलती हम लोग करते हैं कि एसी सर्किट में आरटीएच लिख लेते हैं, लेकिन जो कि गलत है। हम लोग एसी सर्किट में हम लोग जेड लिखेंगे, जिसको लिखेंगे जेडटीएच, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला सर्किट बचा था मेरा, सर्किट कौन सा बचा था? ये वाला, ये सर्किट बचा था फाइनली, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में पैरेलल का इक्विवेलेंट लिखे थे, ये इनफाइनाइट हो गया था, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट हो गया था। तो अब जेटीएच निकालना है मुझे, तो क्या करना? सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इस टर्मिनल से देखो तो क्या बचेगा इसका? इम्पीडेंस, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, ये तो ओपन है, कोई यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब ये जो बचा मेरा वही तो होगा, केवल जेटीएच मेरा, यहाँ भी आर लिखा हुआ है, इसको जेड करना है। तो मेरा क्या बचेगा? जेटीएच जो होगा कितना हो जाएगा? 4+3J। तो ये मैं लिखा हूँ 4+3J। करंट मेरा आई है। अब मान लेता हूँ जब निकल गया तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मेरा क्या होगा? यही तो होगा, ये मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये मेरा वीटीएच है, और ये सॉरी आरटीएच नहीं, यहाँ पे जेटीएच है, ये मेरा जेटीएच है, एंड ये मेरा लोड है, जेडएल हो सकता है, ठीक है, कैसा भी लोड हो सकता है, रेसिस्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है, और दोनों को कंबाइंड लोड भी हो सकता है, दोनों और तीनों का, ठीक है। तो अब ये करंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? करंट आई जो होगा वीटीएच अपॉन जेडएल प्लस जेटीएच जो लोड होगा, और ये जो थेवेनिन मेरा थेवेनिन इम्पीडेंस होगा। अब वीटीएच का क्या वैल्यू है? वीटीएच वैल्यू कितना आया था? अभी तो आया था 100 और 100 ∠45। तो वीटीएच का जो वैल्यू है 100 ∠45 हो गया, एंड जो जेडएल है मतलब आरएल, ठीक है, लोड है मेरा वो कितना है? 5 ओम का है, तो वो मैं लिख दिया हूँ
ZJ5 लिखा हुआ है, एंड जो ZTH है उसका वैल्यू कितना है 4 + 3J, ये लिखा हुआ है 4 + 3J, ये ऐसे, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, अब ये देखो, तो 145 ये हुआ है, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 and 5 कितना हो जाएगा 9 + 3J। अब इसको क्या करो, इसका पोलर फॉर्म में लिख लो। तो 9 + 3J का पोलर फॉर्म देखो, डिवीजन आ गया तो हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आसान होगा। तो 9 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला 9 + 3J को तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 81 + 9 कितना होगा √90, तो ये देखो √90 हो गया, ऊपर 100 है और ये 45, इसको एंगल निकालोगे तो tan करना होगा, tan इनवर्स, दोनों पॉजिटिव के साथ है तो tan इनवर्स 3/9 करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो एंगल आता है वो लगभग 18 के आसपास आता है, 18 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा कम आता है लेकिन मान लेते हैं 18 है। तो आपको इसको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में भी अलाउ होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आपका जो वैल्यू आएगा और इसको डिवाइड करने से 10.54, और ये एंगल कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 45 - 18, मतलब 10.54 एंड 27 डिग्री एंगल आ जाएगा आपका। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, क्योंकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम तो करना है, हमको करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेम सेम चीज जो पहले हम लोग करते थे वही करना है। इसमें थोड़ा सा मैं कर दिया हूँ कि अगर मान लो आपका सोर्स वोल्ट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, पूछा है फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर एट टाइम t = 1/400 सेकेंड। देखो ये वाला जो वैल्यू लिखा हुआ था आरएमएस वैल्यू था, है ना, ये आरएमएस वैल्यू था, तो जो करंट था मेरा, करंट जो आया ये भी मेरा आरएमएस करंट है, लेकिन ये किसी इंस्टेंट पे पूछा हुआ है, ये किसी इंस्टेंट में पूछा है कि टाइम जो दिया हुआ है 1/400 सेकेंड पे, तो इसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमको निकालने के लिए बोला है, और फिर इंस्टेंटेनियस करंट किसी इंस्टेंट पे, मतलब ये टाइम पे आपको करंट निकालना है, ठीक है। तो 10 ओम के अक्रॉस, तो ये भी मेरा इंस्टेंटेनियस करंट होगा INS, ठीक है, ये भी मेरा इंस्टेंटेनियस करंट होगा, मतलब किसी टाइम पे जो करंट का वैल्यू निकालना है वो निकालना है, जबकि ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है। अब बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व तो वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। बाय द प्रोसेस आपको करना है, हमको प्रोसेस है थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट प्रोसेस की बीटीएस निकालना है, और इसको लोड है जो भी है मेरा उसको रिमूव करना है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दिया, तो क्या बचा ये, अब ये बचा बीटीएस निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों सर्किट जो है ये पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, अगर ये वाला सर्किट का इम्पीडेंस लिखे तो 2 - 2J हो जाएगा, ये इम्पीडेंस 2 - 2J हो गया, एंड ये वाला कितना है 4J। फिर इसका हम इक्विवेलेंट लेते हैं, तो इक्विवेलेंट लेने के लिए क्या करना होगा, 2 - 2J × 4J, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ऐड हो जाएगा 2 - 2J + 4J, कितना आ जाएगा। अब ये देखो 2 - 2J इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में आपको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो पोलर फॉर्म में भी। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे, 2 - 2J, 2 - 2J को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 2 रियल पे और ये इमेजिनरी पे, 2 - 2J, ये हमारा 2 है और ये भी मेरा 2 है, ये निगेटिव एक्सिस पे है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 2/2, tan थीटा 2/2, मतलब tan थीटा 1 का वैल्यू कितना, ये 45 हो जाएगा। अगर एंगल मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एंगल जो होगा निगेटिव के साथ लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ, अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब √8 आ जाएगा, और आएगा उसका 2√2, तो मैं 2√2 लिख दिया हूँ। और एंगल कितना आ गया -45 डिग्री ये वाले के लिए, और इसका एंगल कितना होगा +4J है, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो 90 होगा एंगल, तो 90 तो 4 ही हो गया और ये 90 हो गया एंगल। अब इसको नीचे जो बचा उसको भी मैं लिख लेता हूँ पोलर फॉर्म में, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 8√2 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा 90 - 40 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो अब नीचे क्या बचा, अब इसको भी मैं लिख देता हूँ पोलर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड तो 2√2 ही आएगा जैसे ऊपर आया था, लेकिन अब इस बार इसको एंगल कितना आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव के साथ है ना, तो tan t का जो वैल्यू होगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आपको 45, ठीक है। तो 45 लिखा हूँ। अब देखो क्या वैल्यू आया 4 और एंगल 0, एंगल माइनस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट 45 - 45 0 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करो तो √2 से √2 कैंसिल, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 4 ओम आ गया मेरा, ये रेसिस्टिव आ गया, ठीक है। इस केस को हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, कि अगर सर्किट जो है पूरा रेसिस्टिव हो जाए तो हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं।
ये बात हम बताए होंगे पिछले सेमेस्टर में, आप लोग पढ़ा भी होगा रेजोनेंस क्या होता है। अब मान लो अब VTH निकालना है ना, तो अब हमको सबसे पहले काम है कि जो वोल्टेज होगा ना वो उस समय पे t इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड पे वो वोल्टेज निकालते हैं। वो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है 10√2 साइन ये वाला, ठीक है। अब मैं t का जो वैल्यू है मैं रख देता हूँ, t का जो वैल्यू था 1/400 रख दिया। ये ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई f, 2 पाई एन f। ओमेगा का वैल्यू f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो ये वैल्यू क्या होगा मेरा 10√2 साइन, और ये कितना हो जाएगा 5 2 100 पाई, और ये 400, मतलब कितना आ जाएगा ये 10√2 साइन पाई/4। पाई/4 का वैल्यू क्या होता है रूट 1/√2, तो 10√2 डिवाइडेड बाई √2 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। मतलब उस टाइम पे मेरा 10 वोल्ट V1 का वैल्यू होगा जो 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा मेरा, कौन सा करंट, अगर मान लेता हूँ ये वाला करंट मेरा I1 है कुछ, तो इधर भी I1 जा रहा है, तो ये I1 जो करंट होगा वो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा V1 अपॉन Z1 प्लस ये 1 ओम, तो कितना हो जाएगा V1 अपॉन Z1 प्लस 1 ओम, कितना जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 4, ये जो Z1 का वैल्यू आया था मतलब 10 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब मेरा I1 का वैल्यू 2 एम्पियर आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम लगा सकते हैं ना KVL, जिससे हम लोग निकल जाए VTH। तो VTH को क्या लिखेंगे, VTH इक्वल टू VTH लिखेंगे VTH माइनस I1 इंटू Z1। VTH ये नेगेटिव तो पॉजिटिव है, VTH माइनस I1 इंटू Z1 इक्वल टू 0। तो VTH मेरा I1 इंटू Z1 आ गया, और I का वैल्यू 2 एंड Z1 का वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ गया। अब VTH मेरा आ गया 8 वोल्ट, देखो इसमें भी आप चाहो तो वही फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप फाइंड कर सकते हो VTH माइनस I1 इंटू Z1। अब ZTH क्या होगा, ZTH मतलब क्या, जो सोर्स है उसको शॉर्ट करना है मुझे, देखो वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिया। जेटीएम मतलब थेवेनिन इम्पीडेंस। थेवेनिन इम्पीडेंस क्या होगा, अब ये देखो 4 यहाँ पे Z1 का वैल्यू था, तो ये इन दोनों का देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये और ये इसके क्रॉस हम लोग ZTH निकाले, तो अगर हम लोग ZTH निकाले तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4/5 ओम। ये मेरा ZTH आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH ये रहा, ZTH ये रहा मेरा, और लोड ये रहा, ठीक है। तो I का क्या वैल्यू होगा VTH अपॉन RTH प्लस R इंटू L। RL होगा यहाँ पे कि रेसिस्टिव था इसलिए मैं RL लिखा हूँ, अगर कैपेसिटिव होता तो XL भी हो, कैपेसिटिव होता तो XC होता, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आपको रेसिस्टेंस के थ्रू ही करंट फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो VTH का वैल्यू 8 है, और RTH का वैल्यू ये ZTH है आपका, ठीक ना। ZTH का वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 हो गया, और R लोड का रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। अब इसको सॉल्व एलसीएम ले लो, तो 8/5, ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 5 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 4 प्लस 50, कितना आ जाएगा 54। तो ये आ गया कितना 40/54 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.74। तो चैलेंज क्वेश्चन है, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है, सर्किट दिया हुआ है सब कुछ, है ना। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। अब ये मत सोचना कि इसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है और इसको रिमूव कर दो और आप इसमें करंट फाइंड कर लो, नहीं, ये इसके अक्रॉस थेवेनिन समझ लो करो कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस था ना वो रिमूव किया हुआ है, ठीक है। और आपको इससे आपको जो भी फाइंड करना है, इसके क्रॉस VTH निकालना है, और इसके क्रॉस यही ये वाला टर्मिनल के क्रॉस ZTH भी निकालना है, ठीक है। तो आप निकालो, केवल आपको VTH निकालना है, ये VTH होगा, और आपका कुछ यहाँ पे ZTH होगा, ये ZTH है ना, और ये आपका सर्किट होगा ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड है जो AB टर्मिनल है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है चैलेंज का, फाइंड करंट I। करंट I निकालना है किसके क्रॉस, ये वाला करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरे ब्रांच को आप लोड ब्रांच मान सकते हो, ठीक है। ये पूरे ब्रांच को लोड ब्रांच मान लो और करके देखो, ये आसान है बहुत, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है। आप चाहो तो खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं लिया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना सही नहीं है।
ये वीडियो में, तो आप कर सकते हो आप, ठीक है। और पिछले जो चैलेंज का विनर है वो सागर है। विकास भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। Okay, thank you for watching this video. If you like this video, then share with your friends and subscribe to this channel. Thank you so much.